हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर। हम फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जो बीएसएफ आरओ, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनके प्रीवियस ईयर सेट कर रहे थे। और प्रत्येक क्वेश्चन को हम बहुत ही ज़्यादा विस्तार से कर रहे हैं। ठीक है, उससे संबंधित अगर अन्य क्वेश्चन बनता है तो वो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, आज हमारा टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहां से प्रीवियस क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं। उनके अतिरिक्त क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं उनको हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश अपने साथ एचनी ऊर्जा लेकर आता है। जैसे ही यह प्रकाश धातु पर आपतित होता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक, इसके लिए लेनॉर्ड हर्ट्ज ने भी अपने अपने प्रयोग दिए हैं, तो उनके प्रयोगों को समझो। बाकी परिभाषा इसकी यही है कि जब वो प्रकाश किसी धातु पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखो, हर्ट्ज तथा लेनॉर्ड के प्रेक्षण। हर्ट्ज तथा लेनॉर्ड के प्रेक्षण देखेंगे। सबसे पहले हर्ट्ज तथा लेनॉर्ड ने एक निर्वातित नली ली। ठीक है, एक निर्वातित नली ली, जिसमें धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगाई। ठीक है, ये आपतित प्रकाश के लिए विंडो बनाई। ठीक, ये जो प्लेटें हैं ये पोटेशियम की भी ले सकते हैं, पोटेशियम, इन्हें हम सीजियम की भी ले सकते हैं या फिर रुबिडियम भी ले सकते हैं, रुबिडियम। ठीक है, हम ये जो प्लेटें ली है हमने पोटेशियम की भी ले सकते हैं, सीजियम की भी ले सकते हैं, रुबिडियम की भी ले सकते हैं, या इसके अलावा अन्य धातु की भी हम इनको ले सकते हैं। ठीक है, देखो आगे। तो माना कि हमने इनमें से किसी एक धातु की प्लेट ले। ठीक, अब जिस प्लेट पर हमने प्रकाश डालना है उस प्लेट का संबंध निम्न विभव से किया और दूसरी प्लेट का संबंध उच्च विभव से कर दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस। ठीक, इसके स्रोत के बीच वोल्टमीटर लगाया। उस वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है, वोल्टमीटर हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है और एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक, एक हमने द्विक परिवर्तक लगा दिया। ठीक है, ये ठीक, ये लगा दिया हमने द्विक परिवर्तक। जिसके द्वारा हम विभव को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, कि प्लेट P1 को फिर हम उच्च विभव पर कर देंगे और प्लेट P2 को निम्न विभव पर कर देंगे। प्लेट P1 है, P1 प्लेट P2। ठीक, आगे देखो,
माना कि प्रकाश आपतित हो रहा है जो अपने साथ एच न्यू ऊर्जा लेके आता है। प्रकाश फोटोनों के रूप में चलता है और प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, E बराबर एच न्यू, जहां एच होता है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, ये प्रकाश की आवृत्ति है। तो आगे देखो, जब प्रकाश धातु पर आपतित होता है, धातु की प्लेट से टकराता है, ठीक है, तो इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर प्लेट P2 की ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि प्लेट P2 उच्च विभव पर है, मतलब प्लस चार्ज। प्लेट P2 उच्च विभव पर है और प्लेट P1 निम्न विभव पर है। ठीक, ठीक है, प्लेट P1 को हम कैथोड कहते हैं, प्लेट P2 को एनोड कहा जाता है। ठीक है, और परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। लेनोड ने बताया कि जब हम निर्वातित नली में, ये नली है निर्वातित, मतलब इसके अंदर वैक्यूम है, ये निर्वातित नली है, निर्वातित नली। ठीक, जैसे ही निर्वातित नली में लगी दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट पर हम प्रकाश आपतित करते हैं तो उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई अन्य प्लेट को उच्च विभव पर रखते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन P1 प्लेट से P2 प्लेट पर जाते हैं तो ये परिपथ फिर पूरा हो जाता है और परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिनकी दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। ठीक, आगे देखो, उसके बाद है, तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं सबसे पहले तो उसको देखेंगे। इनको कहते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित वैद्युत धारा को कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है, प्रकाश वैद्युत धारा कहा जाता है। और इस पूरी घटना को कि जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, जब किसी धातु पर प्रकाश आपतित हुआ और उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, जो माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये माइक्रो एम्पियर में, मतलब बहुत कम वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमने देखा माइक्रो, इसलिए हमने एमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जब ये वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगे, तो अब हमने भिन्न भिन्न आवृत्तियों का प्रकाश डाला, भिन्न भिन्न आवृत्तियों का प्रकाश डाला, तो देखा कि जब हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति को घटाते हैं, लगातार घटाते हैं, तो एक घटते हुए मान पर एक नीचे एक निश्चित वैल्यू आती है जिस पर वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। जब हम लगातार आवृत्ति का मान घटा रहे हैं तो घटाते घटाते क्या होता है कि आवृत्ति घटनी शुरू हो जाती है और एक निश्चित मान पर, यानी कि न्यूनतम मान पर आकर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने बंद हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है, तो यहां देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति किसे कहा जाता है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश, जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित
हो सके। ठीक है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। अगर उस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश हम डालते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, और ये प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, पोटेशियम के लिए अलग होगी, सीजियम के लिए अलग होगी, रुबिडियम के लिए अलग होती है। इसी के संदर्भ में एक परिभाषा और आती है, देहली तरंगदैर्घ्य। देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? तो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। कौन उत्सर्जित हो सके? धातु से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये शॉर्ट में समझो कि देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। इलेक्ट्रॉन कहां से उत्सर्जित होंगे? धातु से। धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देहली आवृत्ति होती है आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, और देहली तरंगदैर्घ्य होती है आपतित प्रकाश की वह अधिकतम आवृत्ति जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ठीक, आगे देखो। अब वैल्यू जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इससे पहले देखो कि जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि फोटोन की एक विशेषता होती है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर पाता है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर पा रहा है, अगर ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत धारा का मान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अनुक्रमपाती होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा परिपथ में वैद्युत धारा होगी। तो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ, तो होती है NH न्यू, जहां N का मतलब है नंबर्स ऑफ फोटोन। ठीक है, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो वैद्युत धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा आवेश स्थानांतरित होगा। और वैद्युत धारा की परिभाषा होती है कि आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। यानी कि प्रति एकांक समय अंतराल में जितने ज्यादा आवेश स्थानांतरित होगा उतनी ही ज्यादा वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो आवृत्ति घटाने पर क्या हुआ कि एक निश्चित मान पर आकर प्रकाश वैद्युत धारा का मान घट के शून्य हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने बंद हो गए। तो न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। जब हमने आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई, तीव्रता बढ़ाने पर नंबर्स ऑफ फोटोनों की संख्या बढ़ी, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी और प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ गया। ठीक है, तो आगे देखो इसके बाद क्या हुआ। आगे देखेंगे, जब हम दिक् परिवर्तक द्वारा प्लेट P2 को निम्न विभव पर रखते हैं। अब प्लेट P2 को किस पे करना है? निम्न विभव पर, और प्लेट P1 को करना है उच्च विभव पर। हमने दिक् परिवर्तक से पूरा परिपथ सेम रखा, दिक् परिवर्तक लगाया केवल विभव की दिशा बदलने के लिए, कि प्लेट P1 को तो रख दिया उच्च विभव पर, ठीक, और प्लेट P2 को रख दिया निम्न विभव पर। ध्यान से समझे इसको कि दिक् परिवर्तक द्वारा हमने प्लेट P1 को तो रखा उच्च विभव, अर्थात प्लस से जोड़ दिया, प्लेट P2 को नेगेटिव से जोड़ दिया। जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो चुके थे,
तो वे इलेक्ट्रॉन अब माइनस की ओर जाने धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगता है। तो इसको चित्र के माध्यम से देखो, जब दिक् परिवर्तक द्वारा, तो यहां कैसी हो जाएगी ये प्लेट, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो चुके हैं वो तो मार्ग में ही है अभी, ठीक है। वो मार्ग जब यहां तक पहुंचेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही प्लेट P2 ऋण विभव पर पहुंची तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये आगे तक नहीं पहुंच पाते। फिर क्या किया कि हमने आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई। आवृत्ति बढ़ाने से क्या होता है, क्योंकि E के बराबर होता है h न्यू, यानी कि आवृत्ति बढ़ाने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो प्रतिकर्षण बल को भेद कर आगे पहुंच पाती है। तो प्रतिकर्षण बल को भेदा और इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने लग गए और परिपथ में धारा बढ़ने लग जाती है। तो ये क्यों हुआ, जैसे ही आप प्लेट P2 को नेगेटिव विभव पर रखते हैं, यानी कि निम्न विभव पर रखते हैं और आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं, आवृत्ति बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके प्रतिकर्षण बल को भेद कर प्लेट पर पहुंच जाते हैं और परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक, जब प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है फिर क्या किया हमने कि निरोध, फिर नेगेटिव विभव अर्थात निम्न विभव का मान और बढ़ाया। जब हम लगातार इसका मान बढ़ाते जाएंगे निम्न विभव का मान, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल को नहीं भेद पाएंगे और प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। तो प्लेट P2 का प्लेट P1 के सापेक्ष वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसलिए काइनेटिक एनर्जी का अन्य फॉर्मूला हो जाता है EV0। तो E के बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला फिर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू निरोधी विभव। ठीक, आपसे पूछा जाए, आपसे कह दिया कि इतनी आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है, ठीक, तो उससे आप क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की सहायता से आप क्या निकाल लेंगे, निरोधी विभव। निरोधी विभव वह ऋण विभव होता है जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। आगे देखो, लेनॉर्ड तथा हर्ट्ज ने परीक्षण किए और अनेक निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष था निष्कर्ष नंबर 1। ठीक है, तो निष्कर्ष देखो इनके। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या था कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता है। तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होता है, वैद्युत धारा का मान बढ़ता है। वैद्युत धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, आई मतलब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। पहला निष्कर्ष तो निकाला। दूसरा निष्कर्ष निकाला कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, आवृत्ति बढ़ाने पर, आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा निष्कर्ष ये निकाला। तीसरा निष्कर्ष निकाला
कि गति ऊर्जा बढ़ने से निरोधी विभव बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से निरोधी विभव बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा निष्कर्ष निकाला कि किसी भी धातु के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का न्यूनतम मान निश्चित होता है, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति को बताया। ठीक है। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। और ये प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होती है। ठीक है भाई। अगला पॉइंट, ठीक इसका देहली आवृत्ति का ठीक उल्टा होता है देहली तरंगदैर्घ्य, यानी कि आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसका ठीक उल्टा देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है। ठीक है भाई, ये निष्कर्ष निकाले। आगे देखो, जब किसी धातु पर कोई फोटोन आपतित होता है तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर पाता है, और आपतित फोटोन की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? प्रकाश फोटोन की ऊर्जा E बराबर होती है h न्यू। और ये एनर्जी जब किसी धातु पर आपतित होता है कोई फोटोन, ये कोई फोटोन आया, ठीक है, ये फोटोन आ रहा है अपने साथ h न्यू ऊर्जा लेकर, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो फोटोन की ऊर्जा h न्यू दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो कार्यफलन में, अर्थात धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, प्लस धातु से इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसको काइनेटिक ऊर्जा देने में। यानी कि आपतित फोटोन की ऊर्जा कहां कहां खर्च हो जाती है? धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, प्लस उसे गतिज ऊर्जा देने में। ठीक है। तो यह है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन? वह आवश्यक ऊर्जा आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। ठीक है। और ये एक धातु के लिए कांस्टेंट होती है, एक धातु के लिए जिस प्रकार से देहली आवृत्ति कांस्टेंट होती है ना, उसी प्रकार से। तो ये अगर आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएं, ठीक, तो भी प्रकाश वैद्युत कार्यफलन एक धातु के लिए सेम रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश की क्या है, आप आवृत्ति बढ़ा दें या आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, लेकिन कार्यफलन नहीं बदलता, क्योंकि कार्यफलन होता है धातु का। ठीक। और ई के क्या है? यह है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा क्या लिख सकते हैं? इसे हम आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण भी कहते हैं। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण।
वैद्युत समीकरण भी कहते हैं भाई हम इसको। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग v हो तो h न्यू बराबर हो जाएगा W प्लस 1/2 mv², जहां m उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और वेग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग है। सॉरी v क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग, और m क्या है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। W है धातु का कार्यफलन, h न्यू है आपतित फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, आगे देखो। यदि हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर अलग अलग सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट चल रही है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, मैथ की प्लेलिस्ट है और हिंदी की भी प्लेलिस्ट है। वहां से जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आगे देखेंगे। इसके बाद आता है कि विकिरण की द्वैत प्रकृति। विकिरण की द्वैत प्रकृति से भी क्वेश्चन आता है। विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब होता है कि विकिरण तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है और विकिरण कण प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। विकिरण की द्वैत प्रकृति किसने दी थी? लुईस डी ब्रोगली ने। ठीक है, डी ब्रोगली ने दी थी। ठीक है, विकिरण जब फोटोन के रूप में चलता है, फोटोन के रूप में तो इसको कण कहा जाता है, और जब तरंग के रूप में चलता है तो उसको तरंग ही कहा जाता है। फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर mc², और तरंग की एनर्जी होती है h न्यू। ठीक है, बात एक ही है। अगर प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा है तो उसकी एनर्जी होती है h न्यू, जहां h क्या है? प्लांक नियतांक, और न्यू है प्रकाश की आवृत्ति। फोटोन के रूप में चलता है तो फोटोन के रूप में होता है E बराबर mc²। यहीं से याद रखना है फोटोन का गतिक द्रव्यमान और फोटोन का ब्राम द्रव्यमान। फोटोन का ब्राम द्रव्यमान शून्य होता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोगों को। फोटोन का ब्राम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। ठीक, देखो फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc² और तरंग की ऊर्जा h न्यू। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यू बराबर होता है c/λ। न्यू यानी कि आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो आप रख सकते हैं यहाँ से mc² बराबर हो जाएगा hc/λ। एक c से c कैंसिल, तो mc बराबर हो गया h/λ। तो फोटोन का संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग को फोटोन का संवेग कहते हैं। ठीक, तो p बराबर हो गया h/λ। तो किस फोटोन का संवेग किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, अर्थात फोटोन के तरंग दैर्घ्य पर। अगर यही बात मैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए करूं, किसी कण के लिए करूं, ठीक है, तो केवल यहां चेंज होता है क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग h/λ। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना हो जाएगा? p बराबर mv, और mv की वैल्यू कितनी है? h/λ। ठीक है यहाँ। ठीक, तो इतना आप ये विकिरण की द्वैत प्रकृति से क्वेश्चन बनते हैं। जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ सब आ चुके हैं लगभग, क्योंकि आप जानते हैं। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा eV0 अगर वोल्टता के पदों में चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से चल रहा है तो h न्यू, ठीक, या फिर hc/λ। अगर v वेग से चल रहा है तो v आ जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए, और प्रकाश की चाल से चल रहा है तो c। और सभी जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल c होती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अगर ये सेशन आपको हमारा पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको यहाँ रोज एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। प्रैक्टिस सेट यहाँ हम अपने तरीके से ये करा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं, उनको डिटेल में बताते हैं। उससे अन्य क्वेश्चन जो बनेंगे
अगर मान लीजिए कि किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया और वो रिपीट नहीं हुआ, तो उससे बनने वाले अगले क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा डिटेल में बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक, तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। ठीक, जय हिंद।